कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले बात यूक्रेन के ऐसे फोर्स की जिसके खौफ ने रूस के कैंप में सनसनी मचा रखी है। ये ऐसी फोर्स है जो आधी रात के बाद एक्टिव होती है, हमले करती है, रात में अंधेरे में खून तक बहाती है। आखिर यूक्रेन की ये ऐसी कौन सी फोर्स है जो एक रात में पूरी की पूरी रेजिमेंट खत्म कर देती है? वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 5, वीडियो नंबर 6, वीडियो नंबर 7, वीडियो नंबर 8, वीडियो नंबर 9, वीडियो नंबर 10। रात के अंधेरे में गोलियों की तड़तड़ाहट, तोप के गोलों की गूंज, स्पेशल कमांडो के हमले। इस स्पेशल ऑपरेशन को क्यों उल्लू युद्ध कहा जा रहा है? आधी रात के बाद इस युद्ध को कौन अंजाम दे रहा है? रात के 12 बजते ही ये सेना हरकत में आती है, अपने हथियारों को तैयार करती है, दुश्मन के ठिकानों को लॉक करती है और बिना देर किए आगे बढ़ जाती है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये यूक्रेन की स्पेशल फोर्स की खास यूनिट है। ऐसी यूनिट जो रात के अंधेरे में अपने ऑपरेशन को अंजाम देती है, रूस की सेना पर स्ट्राइक करती है। ऐसी स्ट्राइक जिसमें जबरदस्त फाइट होती है, वो भी तब जब लाइट नहीं होती। अंधेरा ही इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा हथियार है। वक्त होता है रात के 2 बजे का। यूक्रेन की ये उल्लू सेना अब रूस के कब्जे वाले इलाके में पहुंच जाती है, जहां उनका आमना सामना होता है रूस की सेना से। लेकिन रूस की सेना इस हमले से अनजान होती है। ठीक उसी वक्त उन पर हमला होता है। अचानक धावा बोला जाता है, पूरी ताकत के साथ हमला होता है। यूक्रेन के ये स्पेशल कमांडो काल बनकर रूस की सेना पर टूटते हैं। जबरदस्त लड़ाई होती है और सुबह की पहली किरण से पहले जीत हार का फैसला हो जाता है। नाइट ऑपरेशन 1, नाइट ऑपरेशन 2, नाइट ऑपरेशन 3। अंधेरी रात में हो रहे इस युद्ध को देख मॉस्को में मातम है। इस ऑपरेशन को क्रेमलिन में बार बार देखा जा रहा है। रूस के वॉर रूम में इस वॉर के पलटवार के लिए मंथन हो रहा है। रात के अंधेरे में हुए इस युद्ध को लेकर यूक्रेन ने बहुत बड़ा दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना रूस के कब्जे वाले इलाके में अंदर तक घुस गई है। उस इलाके में जो पहले यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन युद्ध के दौरान उस पर रूस ने अपना कब्जा जमा लिया। अब उस इलाके को यूक्रेन की सेना ने रूस के खूनी जबड़े से छीन लिया है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना ने रोबोटिन शहर पर कब्जा कर लिया है। रोबोटिन यूक्रेन का दक्षिणी शहर ये जापोरिजिया इलाके में है। Пане президенте, пане головнокомандуючий, населений пункт Роботіно, Запорізька область. Вони від окупанти силами 47-ї окремої механізованої бригади та суміжними підрозділами. Тут блакитний прапор буде над кожним українським містом. Слава Україні! Героям слава! सुना आपने, यूक्रेन की सेना की ये स्पेशल कमांडो सीधे यूक्रेन के कमांडर इन चीफ को मैसेज दे रहा है। कमांडर इन चीफ मतलब यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मुखातिब है। जेलेंस्की से बता रहा है कि रोबोटिन शहर को रूस से छीन लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की इस नाइट ऑपरेशन से जुड़े रहते हैं। वो वॉर रूम में बैठकर पूरे ऑपरेशन को देखते हैं, एक एक हरकत पर नजर रखते हैं। उनकी स्पेशल फोर्स कैसे आगे बढ़ रही है, दुश्मन की सेना को कैसे अपने निशाने पर ले रही है, रात के अंधेरे में कैसे जीत का भरोसा जगा रही है। यूक्रेन का मानना है कि उसके लड़ाकों ने दक्षिण में रोबोटिन शहर पर कब्जा कर बहुत बड़ा काम किया है। इस ऑपरेशन ने रूस के सैनिकों के सबसे मजबूत मोर्चे को तोड़ दिया है। इस रेखा को तोड़ यूक्रेन की सेना अब और तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देगी।
अपने कब्जे वाले इस इलाके में रूस की सेना ने बारूदी सुरंगें बिछा रखी। यही वजह है कि यूक्रेन की सेना दिन के उजाले में रेकी करती है, ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की स्कैनिंग करती है, एक एक टारगेट का चुनाव करती है, फिर रात के अंधेरे में दुश्मन का काम तमाम करने आगे बढ़ जाती है। यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन को आप इन दो वीडियो के जरिए बहुत ही बारीकी से समझ सकते हैं। दिन में यूक्रेन की सेना ड्रोन कैमरों की मदद से चप्पे चप्पे की पड़ताल करती है, कहां दुश्मन ने क्या जमा कर रखा है, कहां कितने सैनिक तैनात, कहां कौन कौन से हथियार लगा रखे हैं। फिर रात में चुन चुन कर उन लक्ष्यों पर निशाना साधती है और दुश्मन को ढेर कर दम लेती है। ज़ेलेंस्की की ये खूनी ब्रिगेड कैसे लड़ती है, मोर्चों पर कैसे आगे बढ़ती है, इसका ये वीडियो देखिए। ये बखमूत का फ्रंट है और यहाँ इस ब्रिगेड के एक टुकड़े ने तूफान की तरह हमला किया है। बख्तरबंद गाड़ियों में बैठे ये कमांडो अचानक एक मोर्चे पर पहुंचते हैं और फिर मशीन गन से फायरिंग शुरू हो जाती है। बिना डरे ये कमांडो रूस की डिफेंस लाइन पर कहर बनकर टूटते हैं। रूस की फोर्स इसका कैसे मुकाबला करेगी, ये अभी आने वाले हफ्ते तय करेंगे। वैसे अभी देखा जाए तो बड़ा नुकसान यूक्रेन को है, क्योंकि जून में जब काउंटर अटैक शुरू किया गया तो उसकी तैयारी बहुत पहले सर्दियों में शुरू कर दी गई थी। ज़ेलेंस्की खुद ऐसे फौजी अफसरों से मिलते रहे जिसे वो इस ब्रिगेड के अलग अलग हिस्सों की कमान देना चाहते थे। ज़ेलेंस्की ने अपनी 82वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड को अब पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। नीप्रो नदी के आसपास और ज़ापोरिजिया के फ्रंट पर ये फोर्स अपना शिकार तलाश रही है। लेकिन ज़ेलेंस्की के इस फैसले के बीच बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, ऐसी नौबत क्यों आई कि ज़ेलेंस्की को अपने सबसे बेहतरीन कमांडो फ्रंट पर भेजने पड़े। सवाल नंबर 2, अगर ये कमांडो ब्रिगेड भी फेल हुई तो ज़ेलेंस्की के पास प्लान बी क्या है। सवाल नंबर 3, ये कमांडो ब्रिगेड हारे तो नेटो के हथियार भी पुतिन के कब्जे में आ जाएंगे, तब बाइडेन क्या करेंगे। ज़ेलेंस्की इस वक्त वाकई बहुत बुरी हालत में है। उनकी फौज हर मोर्चे पर पिटी जा रही है। पुतिन के सैनिक उनको भगा भगा कर मार रहे हैं। खार्कीव के दक्षिण से लेकर खेरसोन के मोर्चे तक ज़ेलेंस्की अब फेल होते जा रहे हैं। उनके सैनिकों को पता है कि बखमूत और बाकी मोर्चों पर यूक्रेन की फौज को रूस ने चुन चुन कर मारा है। बखमूत में जो गया है वो जिंदा वापस नहीं लौटा। पुतिन के तोप के गोले जब फटते हैं तो साथ में उस फौजी का नाम लिख कर लाते हैं जिसके पास उसकी जद में आने के बाद दम तोड़ने का वक्त भी नहीं होता। पुतिन बखमूत में लगातार मौत बरसा रहे हैं। बखमूत यूक्रेन का दलदली कब्रिस्तान बन चुका है। बखमूत में पुतिन ने ज़ेलेंस्की को बहुत बुरी तरह फंसा दिया है। अब एक खबर है जो ज़ेलेंस्की के ख्वाब पूरी तरह चकनाचूर कर सकती है। रूस का दावा है कि उसने डोनेस्क के मोर्चे पर काउंटर अटैक को फेल कर दिया है। रूस के मुताबिक यूक्रेन की 31वीं बीएमपी और बाकी बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी गई हैं। अगर ऐसा वाकई हुआ है तो ज़ेलेंस्की की बख्तर वाली फोर्स को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इससे काउंटर अटैक बुरी तरह फंस गया है, क्योंकि ऐसे ही हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ काउंटर अटैक तेजी से आगे बढ़ सकता है। रूस का दावा है कि जब से काउंटर अटैक शुरू किया गया है यूक्रेन के करीब 60,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। यानी जून के बाद से हर महीने यूक्रेन के 20,000 सैनिक मारे जा रहे हैं। इन 3 महीनों यानी जून से लेकर अगस्त तक यूक्रेन के 5,000 बड़े हथियार तबाह किए जा चुके हैं। इनमें टैंक भी हैं, बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, इनमें तोप भी हैं और हेलीकॉप्टर के साथ एयर डिफेंस सिस्टम भी है। जाहिर है आप इसे 82वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड कहें या फिर ज़ेलेंस्की के सबसे खूंखार कमांडो, या फिर ज़ेलेंस्की के वो फिदायीन फोर्स तैयार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। पुतिन को सबक सिखाने का ख्वाब सिर्फ ज़ेलेंस्की का नहीं है। ज़ेलेंस्की की 82वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड अब मोर्चा दर मोर्चा आगे बढ़ना चाहती है और इनके टारगेट पर ज़ापोरिजिया की आगे का इलाका भी है। इनके टारगेट पर पुतिन और उनकी फौज, लेकिन इसका दूसरा नजरिया ये भी है कि एक तरह से बखमूत को बचाने में फेल साबित हुए ज़ेलेंस्की ने आखिरी कोशिश शुरू कर दी। वो बहुत से मोर्चे हार चुके हैं,
और अब युद्ध को रूस में ले जाते हुए उनकी ड्रोन फोर्स मॉस्को को भी टारगेट कर रही है। हालांकि कई हमलों के बाद इससे युद्ध पर रूस की पकड़ कमजोर नहीं हुई है। यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 1.5 साल हो चुके हैं। दूसरे साल में चल रहा युद्ध धीमा होने के बजाय और खतरनाक हो गया है और सबकी नजर अब उन इलाकों पर है जहां ज़ेलेंस्की अब भी डटे हुए हैं, क्योंकि पुतिन बखमूत और आसपास मिली कामयाबी के बाद कीव की तरफ कूच करना चाहते हैं ताकि डॉनबास पर दबाव कम किया जा सके और ज़ेलेंस्की के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर सके, यानी यूक्रेन का पावर सेंटर कैपिटल कीव इस वक्त पुतिन की नजरों में है। वहीं ज़ेलेंस्की की सेना अब दक्षिण की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। दावे के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने अज़ोव सागर तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया हुआ है। यूक्रेन की सेना चाहती है कि वो यूक्रेन के दक्षिणी इलाके से होते हुए अज़ोव सागर तक पहुंच सके, जो रूस और क्राइमिया को जोड़ता है। यानी अगर यूक्रेन की सेना रूस की इस जमीनी पकड़ को कमजोर कर देती है तो क्राइमिया पर हमला आसान हो जाएगा। इतने दिनों के युद्ध के बाद भी यूक्रेन के अंदर करीब 1000 किलोमीटर से भी लंबा वॉर फ्रंट खुला हुआ है, जहां दिन रात लड़ाई चल रही है। रूस और यूक्रेन के सैनिक आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं। जब पुतिन ने इस जंग को शुरू किया था तो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था क्राइमिया को रूस की मुख्य भूमि से जोड़ना, यानी क्राइमिया और रूस को जमीनी रास्ते से लिंक कर देना। और ये जमीनी रास्ता यूक्रेन के रोबोटिन शहर से होकर गुजरता है। यूक्रेन के हमले बेशक और तेज होते जा रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि रूस की सेना ने अब भी यूक्रेन के अपने कब्जे वाले इलाके में मजबूत पकड़ बनाई हुई है। बावजूद इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यूक्रेन की सेना ने रण क्षेत्र में पुतिन की आर्मी को पीछे धकेला है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जा बरकरार रख पाना पुतिन के लिए क्या इतना आसान होगा? पुतिन का यूक्रेन को हासिल करने का सपना पूरा होगा या फिर कीव पर कब्जे की तरह ये भी अधूरा ख्वाब बनकर रह जाएगा? क्योंकि यूक्रेन की सेना का नाइट ऑपरेशन रूस के लिए नई मुसीबत बनी हुई है। और इस महायुद्ध में सबसे बड़ा हथियार है सटीक खुफिया जानकारी। ऐसी ही एक जानकारी यूक्रेन को मिली है और अब दावा यह किया जा रहा है कि यूक्रेन ने सिर्फ पेपर ड्रोन से ही रूस के 5 लड़ाकू विमान उड़ा दिए। पेपर ड्रोन यानी कागज का ड्रोन। ये शब्द आपने शायद पहली बार सुना होगा, खासतौर से इस महायुद्ध में तो पहली बार सुना होगा, लेकिन इस पेपर ड्रोन ने जंग में बहुत जबरदस्त चोट दी है। यूक्रेन के युद्ध में ऐसे ऐसे हैरत अंगेज वाक्य हो रहे हैं कि एक आम इंसान की कल्पना से भी परे हैं, यकीन करना भी मुश्किल है। क्या लड़ाकू विमानों को कोई कागज का ड्रोन तबाह कर सकता है? हो सकता है कि जब आप इस बात को सुने तो आप भी इस पर भरोसा ना करें, लेकिन दुनिया के कई बड़े अखबारों में इस पर हैरानी जताई जा रही है। यूक्रेन की सेना की तरफ से इसके दावे किए जा रहे हैं। हमने इस पूरे मामले की तहकीकात की है, हमने पेपर ड्रोन क्या है इसको भी समझा है और साथ ही ये भी पता लगाया है कि क्या पेपर ड्रोन को रूस का एयर डिफेंस नहीं पकड़ सका। एक एक करके पूरी बात आपको समझाएंगे, साथ ही लेकिन शुरुआत करेंगे रूस के पूर्व उपराष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के उस बयान से जिसमें उन्होंने सर्वनाश की भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि रूस के दुश्मनों के लिए सर्वनाश का वक्त नजदीक आ गया है। सब कुछ आपको बताने वाले हैं, लेकिन विस्तार से समझेंगे कि आखिर क्या है ये पेपर ड्रोन अटैक का मामला। पेपर ड्रोन अटैक इस युद्ध का अब तक का सबसे अकल्पनीय, अभूतपूर्व और
अविश्वसनीय मामला बताया जा रहा है। ये है ज़ेलेंस्की का वो चीता कमांडर जिसने कागज के ड्रोन से लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया है। वसीम मल्यूक यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के प्रमुख हैं। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा को SSU कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन। SSU का मुख्य काम यूक्रेन की सुरक्षा और यूक्रेन की सुरक्षा से संबंधित खुफिया जानकारियां जुटाना होता है। लेकिन इसी सुरक्षा एजेंसी SSU के सूत्रों ने जानकारी दी है कि 26 से 27 अगस्त की मध्य रात्रि के बीच यूक्रेन ने पेपर ड्रोन से रूस के बॉर्डर स्टेट कुर्स्क पर हमला करके रूस के 5 लड़ाकू विमान तबाह कर दिए। हमले का दावा कितना सच है और हमले की पूरी डिटेल क्या है, आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये भी समझाएंगे कि आखिर ये पेपर ड्रोन होता क्या है। दरअसल पेपर ड्रोन का मतलब है कार्डबोर्ड और मोटे कार्ड शीट से बने हुए ड्रोन। आमतौर पर दुनिया में ऐसे ड्रोन इस्तेमाल किए जाते हैं जो धातु के बने होते हैं, यानी ड्रोन में एक मोटर तो होती है जो कि उसे ऊपर हवा में उठाती है, लेकिन साथ ही इसमें पंख भी होते हैं जो कि इसे उड़ने में मदद करते हैं। साथ ही इसमें विस्फोटक भी भरा जाता है। ऐसे ड्रोन जिस भी टारगेट पर जाकर फटते हैं वहां ड्रोन तो खत्म हो ही जाता है, यानी ड्रोन की खुदकुशी हो जाती है। लेकिन जिस टारगेट पर वो गिरता है वो अरबों डॉलर्स का बेशकीमती हथियार पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाता है। लेकिन यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी के सूत्र जो दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक ऐसे कार्डबोर्ड के ड्रोन बनाए गए और फिर उस कार्डबोर्ड के ड्रोन में विस्फोटक लगा दिए गए और इन ड्रोन्स को रिमोट कंट्रोल के द्वारा संचालित किया गया और फिर उस जगह पर विस्फोट करवा दिया गया जहां पर रूस के 5 लड़ाकू विमान मौजूद थे। यह दावा कितना सही है इसकी पड़ताल भी हमने की है। सबसे पहले तो ये समझिए कि जिस कुर्स्क स्टेट पर हमले की बात कही जा रही है वो आखिर रूस में कहां मौजूद है। कुर्स्क स्टेट रूस और यूक्रेन की सीमा पर मौजूद है। कुर्स्क के जिस मिलिट्री बेस पर हमले का दावा यूक्रेन ने किया है वो यूक्रेन के बॉर्डर से 100 किलोमीटर के अंदर ही मौजूद है। पेपर ड्रोन को 100 किलोमीटर के अंदर तक सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और सबूत है जिससे ये साबित होता है कि 26-27 अगस्त की आधी रात के बीच कुर्स्क शहर में कुछ हलचल देखी गई थी, क्योंकि इस क्षेत्र के गवर्नर रोमन स्टोरोवॉयट ने हमले के बाद ही एक टेलीग्राम पर पोस्ट करके कहा था कि यूक्रेन ने एक बार फिर रात भर और 27 अगस्त की सुबह ड्रोन का उपयोग करके रूस के क्षेत्र पर आतंकवादी हमले करने का प्रयास किया है। गवर्नर के मुताबिक उस वक्त रूस के एयर डिफेंस ने ब्रोंस्क और कुर्स्क क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे 2 ड्रोन्स का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया था। कुर्स्क के गवर्नर ने ये तो नहीं बताया कि कुर्स्क की मिलिट्री एयरफील्ड पर कोई हमला हुआ है, लेकिन ये जरूर कहा था कि कुर्स्क में ड्रोन ने एक इमारत पर हमला किया था जिससे कुछ खिड़कियां टूट गई थी, लेकिन किसी की जान नहीं गई है। बाद में इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। हालांकि तब कुर्स्क के गवर्नर ने ये बात बिल्कुल भी नहीं बताई कि ड्रोन ने हमला करके लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया है। लेकिन इस हमले पर यूक्रेन की सुरक्षा और खुफिया एजेंसी के एक सूत्र ने कीव इंडिपेंडेंट अखबार को बताया है कि 26 से 27 अगस्त की मध्य रात्रि में 13 ड्रोन्स ने हमला किया था। यह हमला कुर्स्क की एयरफील्ड पर हुआ था, जहां रूस के 5 लड़ाकू विमान मौजूद थे। एयरफील्ड पर रूस के 4 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान Su-30 मौजूद थे। साथ ही एक MiG-29 विमान भी मौजूद था। विस्फोटकों से लदे पेपर ड्रोन्स इन 5 लड़ाकू विमानों पर जाकर टकरा गए। कुल 13 धमाके सुने गए थे। इन 5 लड़ाकू विमानों के अलावा भी पेपर ड्रोन्स ने रूस के 2 मिसाइल लॉन्चर्स भी नष्ट कर दिए। साथ ही S-300 एयर डिफेंस भी तबाह कर दिया। अब
जरा सोचिए, एक पेपर ड्रोन की कीमत बहुत ही मामूली है, लेकिन रूस के लड़ाकू विमान बहुत महंगे हैं। रूस का एक Su-30 लड़ाकू विमान 600 करोड़ का है। इस तरह कुल 4 Su-30 लड़ाकू विमान 2400 करोड़ रुपए के हुए और एक MiG-29 की कीमत करीब 150 करोड़ है। यानी कुल 5 बर्बाद हुए लड़ाकू विमानों की कीमत 2550 करोड़ रुपए हुई। अगर ये मान लिया जाए कि विस्फोटकों के साथ 13 पेपर ड्रोन की कीमत ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए होगी, तो भी ये आश्चर्यजनक घटना है कि सिर्फ 10,000 रुपए के 13 पेपर ड्रोन से 2550 करोड़ के 5 रूसी लड़ाकू विमान उड़ा दिए गए। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अगर दुश्मन के पास एकदम पुख्ता खुफिया जानकारी है तो कुछ भी हो सकता है। युद्ध में सबसे बड़ी बात सटीक खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करना ही होता है, और रूस की खुफिया एजेंसी को नेटो और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों से भी मदद मिल रही है। और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अब मेड इन यूक्रेन हथियारों की काफी चर्चा कर रहे हैं और बड़े बड़े डायलॉग्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। Була окрема нарада щодо нашого українського виробництва зброї, Мінстратегпром, Укроборонпром, керівники вітчизняних виробництв, гармати, які зроблені в Україні, снаряди, які зроблені в Україні, дрони, ракети, бронетехніка. Максимально збільшуємо обсяги виробництва. Україна це може. Фінансування є. Наша оборонка даватиме більший результат. एक और बड़ी बात यह भी सामने आ रही है कि यूक्रेन के पेपर ड्रोन्स ने रूस के एयर डिफेंस S-300 को ही खत्म कर दिया। इस बात पर यकीन करना मुश्किल होता है कि एयर डिफेंस को कोई कागज का ड्रोन नष्ट कर दे, लेकिन ये बात इसलिए सही हो सकती है क्योंकि कागज के ड्रोन या पेपर ड्रोन को ट्रेस कर पाना किसी भी एयर डिफेंस के लिए आसान नहीं है। दरअसल एयर डिफेंस भी किसी हथियार से निकलने वाली किरणों और उसकी गर्मी से ही ये पता लगाता है कि दुश्मन के हथियार की लोकेशन कहाँ है। लेकिन पेपर ड्रोन इतना हल्का और कम ऊष्मा पैदा करने वाला होता है कि उसको ट्रैक कर पाना कभी भी इतना आसान नहीं होता है। अगर पेपर ड्रोन का हमला वाकई में सही है तो ये मानकर चलिए कि अब ज़ेलेंस्की इस बेहद सस्ते ड्रोन की मदद से और भी कई हमले की योजनाओं को तैयार कर सकते हैं। वैसे भी यूक्रेन के ड्रोन इस वक्त मॉस्को तक मार कर रहे हैं, जो रूस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। बार बार पूछा जा रहा है कि क्या अमेरिका और रूस के बीच सीधा युद्ध हो सकता है, तो जवाब यह है कि यूक्रेन के महायुद्ध में 2 ऐसे धमाके हुए हैं जो अब बहुत से समीकरण बदल सकते हैं। दरअसल पुतिन को लग रहा है कि रूस पर जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए सबसे बड़ा डर अब यही है कि क्या रूस और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो गया है। ये वो धमाका है जिसने तय कर दिया कि रूस और अमेरिका की डायरेक्ट टक्कर बहुत जल्द हो सकती है। वर्ल्ड वॉर वाला धमाका। ये वो धमाका है जिसका धुआं मॉस्को में भी नजर आया। ये वो धमाका है जिसकी आवाज पूरे यूरोप ने सुनी। इस धमाके में ऐसा क्या है कि कहा जाने लगा है कि रूस और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध, मतलब अमेरिका और रूस अब एक दूसरे पर डायरेक्ट हमला कर सकते हैं।
इस धमाके के पीछे क्या है वो देखने के पहले देखिए यूक्रेन ने एक और बड़ी गलती क्या कर दी है जिसे लेकर बाइडेन की टेंशन बढ़ गई है। बाइडेन को बिना बताए ज़ेलेंस्की ने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया जिसके लिए पुतिन अब बाइडेन को जिम्मेदार ठहराएंगे। यूक्रेन ने खेरसॉन में रूस का एक मोबाइल रेडार स्टेशन उड़ा दिया है। ये रूस का आधुनिक प्रेडल ई कोस्टल रेडार सिस्टम था और इसका शिकार करने वाला है वो रॉकेट जिसे अमेरिका से मिले हाइमार्स से दागा गया। नीप्रो नदी के पास तैनात इस रडार सिस्टम की कीमत 1,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। यूक्रेन ने इस पर हाइमार्स के रॉकेट से हमला किया और ये पूरी तरह तबाह हो गया। खेरसॉन के मोर्चे पर यह रूस को बहुत बड़ा झटका है क्योंकि अब यूक्रेन के ड्रोन को ट्रैक करने वाली रूस की बहुत बड़ी दीवार टूट गई है। हाइमार्स यानी वो मल्टी रॉकेट सिस्टम जिसने यूक्रेन के युद्ध में रूस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हाइमार्स को लेकर रूस बहुत पहले एतराज जता चुका है, लेकिन तब अमेरिका को एहसास नहीं था कि ज़ेलेंस्की ऐसी भी गलती करेंगे। इस वक्त ज़ेलेंस्की ने पूरे दक्षिणी यूक्रेन में काउंटर अटैक तेज कर दिया है। उन्होंने इसका एक नया वीडियो भी जारी किया है जिसमें यूक्रेन की सेना बहुत ज्यादा आक्रामक है। इस वीडियो को डिटेल में देखने से पहले ज़ेलेंस्की की वो गलती देखी जिसे उन्होंने खास पुतिन को चिढ़ाने के लिए रिकॉर्ड किया और फिर उसे वायरल कर दिया। यूक्रेन ने क्राइमिया में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को तबाह कर दिया है। ये क्राइमिया को हवाई हमले से बचाने के लिए पुतिन का सबसे मजबूत कवच था और उसे आग के शोलों में तब्दील होते देख पुतिन वाकई बहुत बेचैन हुए होंगे। ये ऐसा धमाका है जिसमें पुतिन का सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और उसकी मिसाइलें पूरी तरह खत्म हो गईं। क्राइमिया में तैनात रूस का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 यहां से 500 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ देख रहा था। यहां से दक्षिणी यूक्रेन में हो रहे ऑपरेशन और हवाई हमलों पर नजर थी। ड्रोन ऑपरेशन को ट्रैक किया जा रहा था, लेकिन यूक्रेन ने S-400 पर अपनी नेपच्यून मिसाइल से ऐसा वार किया कि कुछ नहीं बचा। इन हमलों के बाद यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें अमेरिका को शुक्रिया कहा जा रहा है। बाइडेन और ज़ेलेंस्की के हाथ मिलती हुई तस्वीरें हैं, तोप गोलों की सप्लाई का जिक्र है और आखिर में F-16 देने के लिए ज़ेलेंस्की ने कहा है थैंक यू यूनाइटेड स्टेट्स। पुतिन के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए ज़ेलेंस्की के रक्षा मंत्रालय ने यह तस्वीर पोस्ट की है और बताया है कि अब तक रूस के 500 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए जा चुके हैं। अब यही पुतिन का गुस्सा एक निर्णायक फैसला कर सकता है। इन दो हमलों के बाद अब पुतिन दक्षिणी यूक्रेन को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। क्राइमिया ब्रिज पर लगातार हमलों के बाद अब क्राइमिया के अंदर S-400 का तबाह होना और खेरसॉन में रडार स्टेशन को ही उड़ा देना, ऐसे झटके पुतिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए अब उन्होंने पूरा ठीकरा बाइडेन पर फोड़ने का फैसला किया है। यानी रूस और अमेरिका की डायरेक्ट टक्कर किसी भी वक्त हो सकती है। इसका सबसे बड़ा एपिसेंटर काला सागर और क्राइमिया का इलाका बन सकता है। रूस ने काला सागर के ऊपर अमेरिका के विमानों को पहले ही वार्निंग दे दी है। रूस ने कहा है कि क्राइमिया की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जो भी खतरा होगा रूस उसे मिटा देगा। क्राइमिया को लेकर पुतिन इस वक्त बहुत ज्यादा जज्बाती हो चुके हैं। काला सागर की दहलीज पर वो किसी दूसरे देश के विमान को देखना नहीं चाहते। ऐसी वार्निंग वो पहले भी कई बार दे चुके हैं। काला सागर पर हुए एक एनकाउंटर को देखकर आप पुतिन की खतरनाक नीयत को समझ सकते हैं। ये 14 मार्च 2023 की बात है जब काला सागर के आसमान में अमेरिका का एक ड्रोन ऐसा टारगेट बना कि उसकी आग और धुएं ने पूरी दुनिया को सुलगाने की तैयारी कर दी। पूरा यूरोप मानने लगा है कि काला सागर में हुआ वाकया वर्ल्ड वॉर की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तब काला सागर के ऊपर अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन उड़ रहा था।
तभी वहां गश्त लगा रहे रूस के 2 सुखोई 27 विमान पहुंचे और उनमें से एक ने अमेरिका के ड्रोन के साथ कुछ ऐसा किया जो अमेरिका के लिए झटके से ज्यादा घनघोर बेइज्जती कही गई। रूस के सुखोई 27 फाइटर ने ड्रोन के ऊपर अपना फ्यूल डंप किया और फिर उसके आसपास करीब से ऐसा उड़ा कि अमेरिका का ड्रोन समंदर में क्रैश कर गया। फिलहाल बहस इस पर हो रही है कि आगे क्या होगा, क्योंकि अब अमेरिका को रूस ने सीधे तौर पर सबक सिखाना शुरू कर दिया है। क्या रूस और अमेरिका के बीच अब डायरेक्ट युद्ध होगा? क्या ये जंग अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ जाएगी? अमेरिका ने दावा किया था कि तब उसका MQ-9 ड्रोन काला सागर के ऊपर अंतरराष्ट्रीय एयर स्पेस में था। उससे रूस का एक सुखोई 27 टकराया, जिसके बाद ड्रोन को क्रैश होना पड़ा। टक्कर से पहले सुखोई 27 ने ड्रोन पर ईंधन गिराया था और उसके आसपास खतरनाक तरीके से गुजरा था। यानी पुतिन अब अमेरिका को धमकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब अमेरिका का ड्रोन गिरा तो जैसे एक तूफान उठा और फिर वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगा। हालात ऐसे बने कि 24 घंटे तक व्हाइट हाउस में सायरन बजता रहा। वॉशिंगटन DC से लेकर लंदन तक अमेरिका के ड्रोन पर हुए अटैक की चर्चा होती रही। देखा जाए तो कुछ ही महीनों के अंदर पूरी दुनिया में जंग के कई फ्रंट खुल गए हैं।